गेम सीरीज का आज हम गेम नंबर 3 पढ़ेंगे। गेम नंबर 3 है हमारा स्विमिंग। स्टार्ट करते हैं स्विमिंग गेम। स्विमिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम पानी में मूव करते हैं व्हाइल यूजिंग आवर आर्म्स एंड लेग्स। तो स्विमिंग क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी या एक स्पोर्ट जिसके अंदर हम पानी में मूव करते हैं अपने हाथों का और पैरों का इस्तेमाल करके। फिर आता है इसमें पॉइंट नंबर 1 कि स्विमिंग जो है उसको मदर ऑफ ऑल गेम्स कहा जाता है। तो मैंने जिम्नास्टिक्स की वीडियो में भी आपको बताया था, 3 गेम्स को मदर ऑफ ऑल गेम्स कहा जाता है, जिम्नास्टिक्स को, स्विमिंग को और एथलेटिक्स को। रीजन क्या है? ये बड़े गेम हैं। ओवरऑल स्विमिंग एक गेम है, इसके अंदर स्विमिंग को अलग अलग टाइप से हम कर सकते हैं, तो उनको कहा जाता है स्विमिंग के डिसिप्लिन्स। फिर उन डिसिप्लिन्स के अंदर होते हैं हमारे इवेंट्स। जैसे स्विमिंग के कौन कौन से डिसिप्लिन हो गए हमारे? भाई एक हो गया बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, मेडले। तो ये 5 इसके टाइप हैं। इन 5 तरीकों से हम स्विमिंग करते हैं। तो मैंने बताया था कि किसी गेम को करने के जो टाइप्स होते हैं उसको उसके डिसिप्लिन कहा जाता है। तो स्विमिंग के अंदर क्या है? हमारे डिसिप्लिन्स हैं, और इन डिसिप्लिन्स के अंदर फिर इवेंट होते हैं, मेंस के और वुमेन्स के अलग अलग इवेंट होते हैं। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा है गेम हमारा ओवरऑल, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल गेम्स कंसीडर किया जाता है अलोंग विद जिम्नास्टिक्स और एथलेटिक्स। उसमें भी ऐसा ही, उनमें पहले डिसिप्लिन्स है और डिसिप्लिन्स के अंदर अलग अलग इवेंट्स हैं। फिर आता है इसमें हमारा इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी कौन सी है स्विमिंग की? तो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है स्विमिंग की वर्ल्ड एक्वेटिक्स। 2023 में इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड एक्वेटिक्स रखा गया है। पहले इसको फिना के नाम से जाना जाता था, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी नोटेशन। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी नोटेशन कब फॉर्म हुई थी इसकी इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी? 1908 में फॉर्म हुई थी। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करोगी, पहले पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी जो स्विमिंग की है फीना, वो कब फॉर्म हुई थी? तो 1908 में। और इसका भी नाम चेंज करके वर्ल्ड एक्वेटिक्स रखा गया है। तो अब करंट में कोई पूछे इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी कौन सी है स्विमिंग की, तो हम कहेंगे वर्ल्ड एक्वेटिक्स। फिर इसके इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी मतलब वर्ल्ड एक्वेटिक्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? तो वही सेम लाउजिन स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है वर्ल्ड एक्वेटिक्स के, वो है हुसैन अल मुसल्लम, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? कुवैत से बिलोंग करते हैं। टोटल मेंबर्स कितने हैं हमारे इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी में स्विमिंग की? तो 208 मेंबर कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड एक्वेटिक्स में। तो इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी, इसके क्वेश्चंस पहले आए हैं, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी कब फॉर्म हुई थी। फिर आता है स्विमिंग को ओलंपिक स्पोर्ट्स कब कंसीडर किया? तो पहली बार मेंस स्विमिंग जो थी वो कब ओलंपिक्स के अंदर आई थी? वो आई थी 1896 एथेंस ओलंपिक्स में। और कौन सा डिसिप्लिन हुआ करता था उस टाइम इसका? तो सिर्फ फ्री स्टाइल स्विमिंग जो इसका डिसिप्लिन था वो इंक्लूडेड था ओलंपिक्स के अंदर। सेकंड आता है कि पहली बार वुमेन्स स्विमिंग कब इंक्लूड करी गई ओलंपिक्स के अंदर? तो 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक्स के अंदर इसको इंक्लूड किया गया, और वो भी कौन सा डिसिप्लिन? फ्री स्टाइल स्विमिंग। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो पहले आए हैं कि स्विमिंग कब से ओलंपिक का पार्ट है, लेकिन अब करंट में जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है कि स्विमिंग का कौन सा डिसिप्लिन था जो ओलंपिक में इंक्लूड हुआ था। तो मेन और वुमेन दोनों में ही फ्री स्टाइल स्विमिंग को सबसे पहले इंक्लूड किया गया था। फिर आता है कि पहली बार जो ओलंपिक इवेंट्स थे वो स्विमिंग पूल में कराए गए थे ओलंपिक्स में। तो कौन से ओलंपिक्स में कराए गए थे पहली बार? तो 1908 लंदन ओलंपिक्स में पहली बार स्विमिंग के जो ये इवेंट्स हैं हमारे, ये सभी इवेंट्स किसके अंदर कराए गए थे? स्विमिंग पूल के अंदर कराए गए थे। नहीं तो उससे पहले 1896, 1900 और 1904 ओलंपिक्स, इन तीनों ही ओलंपिक्स में ओपन वाटर के अंदर इसमें स्विमिंग के इवेंट्स कराए जाते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली बार स्विमिंग पूल का इस्तेमाल स्विमिंग इवेंट्स के लिए ओलंपिक्स में कब से किया गया है? तो 1908 लंदन ओलंपिक्स में इसका इस्तेमाल पहली बार किया गया है स्विमिंग पूल का। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा, इसकी इंडियन गवर्निंग बॉडी कौन सी है? तो इंडियन गवर्निंग बॉडी है हमारी स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी भी डिटेल इंपॉर्टेंट है कि ये कब फॉर्म हुई थी? तो ये 1948 के अंदर फॉर्म हुई थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है हमारे स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के? तो अहमदाबाद गुजरात में है। इसके हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार इसके हेडक्वार्टर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर करंट प्रेसिडेंट कौन है इसके? तो आर एन जयप्रकाश इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इनको अभी री इलेक्ट किया गया है। और जो टेन्योर हमसे अगर कभी पूछा जाए ना किसी भी इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी का या नेशनल गवर्निंग बॉडी का स्पोर्ट्स की, तो वो 4 इयर्स होता है। कितना होता है? 4 इयर्स। तो कई बार ये टेन्योर भी पूछ लेते हैं इनके प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है गवर्निंग बॉडीज के प्रेसिडेंट्स का 4 इयर्स। और इसके अलावा अगर किसी का होगा कि भाई चेंज है टेन्योर, किसी में 5 है या 8 है, तो मैं उसमें पर्टिकुलरली आपको इन्फॉर्म करूंगा।
तो जब तक किसी के अंदर स्पेसिफिकली नहीं बताया जा रहा, तो उन सभी में जो टेन्योर है, चाहे वो इंडियन गवर्निंग बॉडी है, चाहे वो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, उनके प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होगा वो 4 साल का होगा। दे कैन बी री इलेक्टेड, दोबारा भी री इलेक्ट हो सकते हैं। फिर आता है इंडिया एट ओलंपिक्स कि भाई स्विमिंग में इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया है। तो इसमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक नाम जानना है सिर्फ, वो है साजन प्रकाश। साजन प्रकाश वॉज द फर्स्ट इंडियन टू हैव डायरेक्ट क्वालिफिकेशन फॉर द ओलंपिक्स। स्विमिंग इवेंट्स या अदर इवेंट्स में क्या होता है, कुछ ना कोटा होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी कोटा से कुछ एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोटे के थ्रू पार्टिसिपेशन तो बहुत बार किया होगा अलग अलग एथलीट्स ने, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन हिस्ट्री में कि किसी इंडियन स्विमर ने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन किया है ओलंपिक्स के लिए। डायरेक्ट क्वालिफिकेशन का मतलब होता है भाई हर इवेंट्स के लिए एक मार्क दे रखा होता है इनकी इंटरनेशनल बॉडीज ने। तो अगर आप उस टाइम से कम में इनके इवेंट को परफॉर्म कर लोगे तो आपको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसा ही एथलेटिक्स के अंदर है। एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो जो साजन प्रकाश था उसने 200 मीटर बटरफ्लाई के अंदर पहले एक कट हासिल किया। एक कट मतलब डायरेक्ट क्वालिफिकेशन। और फिर इसने बाद में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भी ऐसा ही किया और इंडिया के लिए 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन किस ओलंपिक्स के लिए मिला था साजन प्रकाश को? 2021 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। ओरिजिनली तो ये 2020 टोक्यो ओलंपिक्स है, लेकिन हुए 2021 में थे, इसलिए इसको 2021 टोक्यो ओलंपिक्स कहा जाता है। तो साजन प्रकाश ने 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था इंडिया के लिए। मेंस में 200 मीटर फ्री स्टाइल, 100 मीटर बटरफ्लाई और 200 मीटर बटरफ्लाई। अभी के लिए सिर्फ आप यहाँ पे नाम देख लो। ये जो मैंने आपको कहा स्विमिंग में होने वाले जो हमारे डिसिप्लिन्स हैं, ये उन डिसिप्लिन्स के अंदर होने वाले इवेंट है। तो अभी के लिए सिर्फ ये इवेंट देख लो। आगे चलकर स्लाइड में आपको इनके डिसिप्लिन्स भी डिटेल में बताऊंगा और इनके इवेंट्स भी डिटेल में बताऊंगा। फिर आता है दूसरा जो एथलीट था जिसने पार्टिसिपेट किया था, वो था श्रीहरि नटराज। इसने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन नहीं मिला था, ये भी कोटे के थ्रू पार्टिसिपेट किया था। तो मेंस 100 मीटर बैक स्ट्रोक में पार्टिसिपेट किया था। सिमिलरली माना पटेल ने वुमेन्स 100 मीटर बैक स्ट्रोक में पार्टिसिपेट किया था। तो 2021 ओलंपिक्स में इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया था। एक क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पे हैं कि 2021 ओलंपिक्स में किस एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था स्विमिंग इवेंट में इंडिया की तरफ से। फिर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको कहा साजन प्रकाश का, आप मार्क भी करोगे इसमें। ये पहला इंडियन एथलीट था जिसने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन करी थी कि जो भी टाइम दिया गया था इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा उससे कम समय में उस इवेंट को कंप्लीट किया और डायरेक्टली क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए। फिर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल आती है हमारी, जैसे फर्स्ट अर्जुन अवार्डी कौन थे स्विमिंग में? तो बजरंगी प्रसाद वाज द फर्स्ट अर्जुन अवार्डी इन स्विमिंग। और कब इनको अर्जुन अवार्ड मिला था? 1961 में। सेकंड आता है कि एक इंग्लिश चैनल होता है। इंग्लिश चैनल जनरली क्या है, आप फिगर में देख सकते हो, अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है उसको इंग्लिश चैनल कहा जाता है। इस हिस्से को क्या कहा जाता है? इंग्लिश चैनल। अटलांटिक ओशियन का वो भाग जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, तो उस हिस्से को इंग्लिश चैनल कहा जाता है। तो पहला इंडियन मेल स्विमर जिसने इस इंग्लिश चैनल को स्विम करके पार किया था वो था मिहिर सेन। और फर्स्ट फीमेल स्विमर जिसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था वो थी अराती साहा। ये कई जगह बुक्स में स्पेलिंग इसमें आरती साहा दे रखा है, तो ये अराती साहा है, आरती साहा नहीं है। नेक्स्ट आता है अनीता सूद। ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आया है 2-3 बार कि अनीता सूद किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है। तो अनीता सूद स्विमिंग से बिलोंग करती है। इंडियन स्विमर थी, नेशनल चैंपियन भी रही है ये स्विमिंग में बहुत सारे इवेंट्स में। और अनीता सूद ने एक और रिकॉर्ड ये बनाया था कि ये फास्टेस्ट एशियन स्विमर बनी थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था। 8 घंटे और कुछ मिनट के अंदर इन्होंने इंग्लिश चैनल को स्विम करके पार किया था। और ये किसी भी एशियन के द्वारा फास्टेस्ट टाइमिंग थी इंग्लिश चैनल को पार करने की। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। और ये जो इंग्लिश चैनल वाले क्वेश्चन हैं ये भी पहले आए हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में। फिर पूछा जाता है दिल्ली में इंडोर स्टेडियम कौन सा है स्विमिंग का? तो ताल कटोरा स्टेडियम हमारा इंडोर स्टेडियम है। तो ये जो डिटेल्स यहाँ पर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना इस पर, इसको याद करना अच्छे से। नेक्स्ट आता है हमारा, हम स्विमिंग गेम को समझते हैं। तो स्विमिंग एक स्पोर्ट हो गया। इस स्पोर्ट के अंदर किस टाइप से हम स्विमिंग कर सकते हैं, तो उन टाइप्स को उसके डिसिप्लिन कहा जाता है। तो देर आर 5 डिसिप्लिन इन स्विमिंग। 5 डिसिप्लिन है। कौन कौन से? फ्री स्टाइल स्विमिंग, बैक स्ट्रोक स्विमिंग, ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग, बटरफ्लाई स्विमिंग,
और पांचवा है मेडले स्विमिंग। जो मेडले स्विमिंग होती है ना, वो इन चारों डिसिप्लिन्स को, जो ऊपर वाले चारों डिसिप्लिन्स है, इनसे मिलाकर बनी है मेडले स्विमिंग। मतलब एक जो एथलीट होता है, इस मेडले स्विमिंग के अंदर इन चारों टाइप के डिसिप्लिन्स को इस्तेमाल करता है, तो हम उसको मेडले स्विमिंग कंसीडर करते हैं। जैसे अगर एक एथलीट को 200 मीटर का इवेंट कंप्लीट करना है मेडले स्विमिंग में, तो वो क्या करता है, इन चारों डिसिप्लिन्स का इस्तेमाल करेगा, या इनको कहा जाता है स्ट्रोक्स ऑफ स्विमिंग, कि किस तरीके से आप स्विमिंग करते हो। तो कहते हैं 4 तरीके से हम स्विमिंग कर सकते हैं, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई। तो अगर हमें 200 मीटर का एक इवेंट कंप्लीट करना है मेडले का, तो मेडले के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एथलीट यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मीटर का होता है, स्विमिंग पूल हमारा 50 मीटर लंबा होता है। तो एथलीट जब पहली बार यहाँ से यहाँ जाएगा, तो वो बटरफ्लाई स्ट्रोक का इस्तेमाल करेगा स्विम करने के लिए। फिर एथलीट जब यहाँ से यहाँ आएगा वापस, तो यूज़ करेगा बैक स्ट्रोक का। फिर हमारे अभी तक 100 मीटर कंप्लीट हो गए। दोबारा एथलीट यहाँ से यहाँ जाएगा, तो किसका इस्तेमाल करेगा स्विम करने के लिए, ब्रेस्ट स्ट्रोक का। फिर एथलीट यहाँ से दोबारा अपने फाइनल पॉइंट तक पहुँचेगा, तो किस स्ट्रोक का इस्तेमाल करेगा, फ्री स्टाइल का। तो ये सीक्वेंस है, जब भी मेडले स्विमिंग करते हैं तो चारों स्ट्रोक्स को इस्तेमाल करना होता है। 50 मीटर लंबा हमारा पूल है, तो उसके अंदर जब एथलीट पहली बार जाता है, तो बटरफ्लाई का यूज करता है पहले 50 मीटर, दूसरे 50 मीटर में बैक स्ट्रोक, तीसरे 50 मीटर में ब्रेस्ट स्ट्रोक और चौथे 50 मीटर में फ्री स्टाइल। ये चारों जो सीक्वेंस है, ये ऐसे ही रहते हैं हमेशा मेडले इवेंट में। और मेडले स्विमिंग जो है हमारी, ये इम्पोर्टेंट इसीलिए होती है क्योंकि ये इन चारों डिसिप्लिन से मिलकर बनी है। तो ये कोई सेपरेट डिसिप्लिन नहीं है, बल्कि ये इन चारों डिसिप्लिन से बना हुआ पांचवा डिसिप्लिन है। तो पूछा जाता है कौन सा वो स्विमिंग का डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम चारों स्विमिंग के डिसिप्लिन को इंक्लूड करते हैं, या स्ट्रोक्स को इंक्लूड करते हैं। इन अपर जो चार हमारे ये स्विमिंग के डिसिप्लिन है, इनको स्ट्रोक्स ऑफ स्विमिंग भी कहा जाता है। तो मेडले स्विमिंग में आप इम्पोर्टेंट मार्क करोगे, एक तो इसका सीक्वेंस, ये भी पहले एंट्रेंस एग्जाम में आया है, और दूसरा ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सा स्विमिंग डिसिप्लिन है जिसमें हम चारों स्ट्रोक्स ऑफ स्विमिंग को यूज करते हैं। तो इसमें अब आप डायग्राम भी देख सकते हो। फर्स्ट फ्री स्टाइल है, जो फिर दूसरा है हमारा ये बैक स्ट्रोक है, फिर आप तीसरा देखोगे तो ये हमारा ब्रेस्ट स्ट्रोक है, और जो चौथा देखोगे आप, ये है हमारा बटरफ्लाई। तो नीचे वाला बटरफ्लाई, फिर ये वाला हमारा ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये हमारा बैक स्ट्रोक और ये हमारा फ्री स्टाइल स्विमिंग। तो ये चारों की आप यहाँ पे पिक्चर भी लगी हुई है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा स्ट्रोक्स। और अगर आपको बिल्कुल अच्छे से देखने हैं, तो आप इसमें यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, फ्री स्टाइल स्विमिंग कैसे करते हैं, बैक स्ट्रोक कैसे करते हैं, बटरफ्लाई कैसे करते हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक कैसे करते हैं। फिर आता है इन पांचों डिसिप्लिन में अलग अलग इवेंट्स। यहाँ पर मैं इवेंट्स इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि जो इवेंट्स होते हैं वो चेंज होते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में और ओलंपिक्स में। तो हम ये समझेंगे कि भई जो इसके अंदर होने वाले हमारे इवेंट्स हैं ना, वो ओलंपिक्स में कौन-कौन से होते हैं। तो करंट ओलंपिक्स में हम इसको समझेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर फ्री स्टाइल के अंदर जो हम इवेंट देखेंगे, उसमें 6 इवेंट मेंस के होंगे और 6 इवेंट ही वुमेन्स के होंगे। बैक स्ट्रोक में देखेंगे तो 2 इवेंट मेन के होंगे, 2 इवेंट वुमेन के होंगे। तो वहाँ पर हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि वो कौन-कौन से इवेंट हैं। नेक्स्ट एक छोटी-सी डिटेल और है कि स्विमिंग में जो 4 स्ट्रोक्स यूज़ होते हैं वो कौन-कौन से हैं, तो फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई स्विमिंग। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसके अंदर आप ये समझेंगे कि इन पाँचों डिसिप्लिन्स के अंदर जो हमारे इवेंट हैं, वो कौन-कौन से इवेंट हैं। तो 2024 ओलंपिक्स में अब की बार 35 स्विमिंग इवेंट्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें 17 मेंस के इवेंट हैं और 17 वुमेन्स के ही इवेंट हैं, और एक इवेंट मिक्स्ड रखा गया है जिसमें मेन और वुमेन दोनों साथ में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी जब मिक्स्ड इवेंट आएगा, तब मैं इसकी डिटेलिंग बताऊँगा कि कैसे मेन और वुमेन इसमें एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले आता है फ्री स्टाइल स्विमिंग। तो फ्री स्टाइल स्विमिंग में मैंने कहा भाई 6 इवेंट होते हैं, मेन के 6 ही वुमेन के। तो कौन-कौन से होते हैं? 50 मीटर फ्री स्टाइल, 100 मीटर फ्री स्टाइल, 200 मीटर फ्री स्टाइल, 400 मीटर फ्री स्टाइल, 800 मीटर फ्री स्टाइल और 1500 मीटर फ्री स्टाइल। तो टोटल कितने हो गए ये हमारे यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इवेंट हो गए, 6 मेंस के और 6 ही वुमेन्स के। तो टोटल कितने इवेंट हो गए हमारे यहाँ पर? ये 12 इवेंट हो गए। किसके? फ्री स्टाइल के।
फिर बैक स्ट्रोक में देखते हैं तो बैक स्ट्रोक में 100 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट है और 200 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट है। तो मेन और वुमेन दोनों के लिए है। तो 2 ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए बैक स्ट्रोक के इवेंट हमारे? 4 इवेंट हो गए। फिर ब्रेस्ट स्ट्रोक में भी 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक और 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक अवेलेबल है। मेन और वुमेन दोनों के लिए ही है। तो 2 इवेंट इसके, 2 इसके, टोटल मिलाकर ये कितने हो गए हमारे? 4 इवेंट हो गए। फिर आता है हमारा बटरफ्लाई इवेंट। बटरफ्लाई में भी 100 मीटर और 200 मीटर बटरफ्लाई है हमारी। तो 2 100 मीटर बटरफ्लाई के इवेंट हो गए, 2 200 मीटर बटरफ्लाई के, टोटल इवेंट हो गए हमारे यहाँ पर भी इसके 4। फिर आता है इंडिविजुअल मेडले। ये मेडले वही है जो मेडले स्विमिंग हम डिस्कस कर रहे थे पिछली स्लाइड में। इसमें एथलीट चारों स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करता है स्विम करते समय। तो कौन सी इवेंट है मेडले इंडिविजुअल में? इंडिविजुअल मेडले का मतलब एक अकेला पर्सन ही पूरी मेडले रेस को कंप्लीट करेगा, चारों स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करेगा। तो मेन और वुमेन दोनों के लिए 200 मीटर है और मेन और वुमेन दोनों के लिए ही 400 मीटर है। तो 2 इवेंट ये मेडले के, 2 इवेंट ये मेडले के, टोटल कितने इवेंट हो गए हमारे पास? 4 इवेंट। अभी तक इवेंट देखोगे तो 12 प्लस में 4 16, प्लस में 4 20, प्लस में 4 24, टोटल हो गए 24। फिर हमारी रिले रेसेस हैं इसके अंदर। रिले रेसेस हैं 4 इंटू 100 मीटर मैन और वुमेन दोनों की, और 4 इंटू 200 मीटर रिले फ्री स्टाइल रिले हैं। ये भी याद रखना कौन सी रिले हैं? फ्री स्टाइल रिले हैं। तो मेन और वुमेन की है। तो 2 ये हो गए इवेंट, 2 ये हो गए। मेन और वुमेन का मतलब ये है कि वुमेन्स के लिए भी है ये इवेंट और मेन के लिए भी है। तो एक इवेंट मेन का और एक वुमेन का, तो 2 हो गए। सिमिलरली फ्री स्टाइल रिले 4 इंटू में 200 मीटर, एक मेन की हो गई, एक वुमेन की हो गई, अलग अलग ही है ये। तो ये हो गई यहाँ पर भी हमारे 4 इवेंट। लास्ट है हमारा 4 इंटू में 100 मीटर मेडले रिले। ये इंपॉर्टेंट है। ये मेन और वुमेन की तो है ही साथ में भाई। 4 इंटू में 100 मीटर मेडले रिले मेन की भी होगी, वुमेन्स की भी होगी, और यही इवेंट है जो मिक्स्ड होगा। मिक्स्ड कैसे होगा भाई? रिले के अंदर 4 एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं, तो मिक्स्ड रिले के अंदर 2 तो होंगे मेन और 2 होंगी वुमेन हर एक टीम के अंदर। तो जो मिक्स्ड इवेंट होगा वो कौन सा होगा? 4 इंटू में 100 मीटर मेडले रिले होगा, जिसके अंदर 2 वुमेन और 2 मेन पार्टिसिपेट करेंगे। वो डिपेंड करता है अपनी अपनी स्ट्रेटजीज पे कि कौन से नंबर पे हम मेंस को पार्टिसिपेट कराएंगे और कौन से नंबर पे हम वुमेन्स को पार्टिसिपेट कराएंगे। इसके अंदर डिपेंड करता है इंडिविजुअल टीम के ऊपर। तो आप जब इसको काउंट करके देखोगे तो यहाँ पर कितने इवेंट हो गए? ये 3 इवेंट हो गए हमारे टोटल, एक मेन का, एक वुमेन का और एक मिक्स्ड। काउंट करते हैं 12 4 16 4 20 4 24, 4 हमारे यहाँ पे हो गए 28, और 28 और 3 हमारे यहाँ पर हो गए 31 इवेंट। सॉरी, ये 4 हम भूल गए थे बीच में, 31 और 4 ये हो गए हमारे 35। तो टोटल हमने 35 ही इवेंट काउंट करे थे ना, तो ये 35 इवेंट्स हो गए हमारे यहाँ पे। 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 32 और 3 35, 35 इवेंट्स। इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि ये वो सारे इवेंट्स हैं जो स्विमिंग पूल के अंदर होते हैं। तो जो ओलंपिक स्विमिंग है उसके अंदर जो भी इवेंट पूल के अंदर हो रहे हैं ये वो है हमारे। क्लियर हुआ होगा आप सभी को कि डिसिप्लिन हो गए जैसे कि फ्री स्टाइल, ये फ्री स्टाइल वाला पार्ट हो गया हमारा। फिर स्काई ब्लू कलर से लिख रखा है ये बैक स्ट्रोक। फिर ग्रीन कलर से लिख रखा है हमारा ब्रेस्ट स्ट्रोक। फिर हमारा होता है बटरफ्लाई जो ब्लू कलर से लिख रखा है। फिर आते हैं हमारे मेडले इवेंट्स। कौन से? मेडले इवेंट्स। और फिर आती है हमारी रिले रेसेस। तो ये हमारे 2024 ओलंपिक्स के अंदर होने वाले इवेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कितने स्विमिंग इवेंट है, तो 35 स्विमिंग इवेंट्स हैं। दूसरा इसमें पूछ सकते हैं मेन और वुमेन के कितने इवेंट है, तो बराबर है 17 और 17, और एक मिक्स्ड इवेंट है। फिर यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा मिक्स्ड इवेंट है स्विमिंग के अंदर पेरिस ओलंपिक्स के अंदर मेन और वुमेन के लिए। तो मिक्स इवेंट कौन सा है? 4 इंटू में 100 मीटर मेडले रिले। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे लास्ट वाले को। हाँ, मैंने पहले इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया। फिर आते हैं हम इसके अंदर डायमेंशंस इन स्विमिंग, कि भाई स्विमिंग के अंदर डायमेंशंस क्या क्या होती हैं। तो बेसिक जो डायमेंशंस हैं वो स्विमिंग पूल की हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आता है लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल। ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था। लेंथ ऑफ द ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल या वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो स्विमिंग पूल यूज होता है उसकी लेंथ होती है 50 मीटर।
फिर ब्रेड्थ या विड्थ मतलब चौड़ाई कितनी होती है, तो चौड़ाई होती है उसकी 25 मीटर। नेक्स्ट आता है टोटल लेन्स कितनी होती है ओलंपिक पूल में, तो नंबर्स में देखा जाए तो 10 लेन होती हैं, इसको ध्यान से समझना। दूसरा पॉइंट कहता है इसके बाद कि ओलंपिक के अंदर टोटल लेन यूज्ड कितनी होती है स्विमिंग इवेंट में, होती कितनी है टोटल लेन्स इन ओलंपिक पूल, 10 होती हैं, लेकिन उसमें से हम यूज कितनी करते हैं, सिर्फ 8 लेन्स को यूज करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी ध्यान से देखोगे तो इस फर्स्ट लेन के अंदर जो मैं मार्क कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर भी कोई स्विमर नजर नहीं आ रहा होगा, और ये लास्ट में जो हमारी लेन है इसके अंदर भी आपको कोई स्विमर नजर नहीं आ रहा होगा। तो 10 लेन होती है, उनका नंबर 1 से 10 तक भी हो सकता है या 0 से लेके 9 तक हम नंबरिंग डालते हैं लेन्स में। इसमें जो एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं वो पहली और आखिरी लेन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। इन 10 में से जो पहली और आखिरी लेन होती है उसमें कभी भी एथलीट्स पार्टिसिपेट नहीं करते। जो बाकी बची हुई बीच में हमारी 8 लेन्स हैं, इन लेन्स के अंदर एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं। रीज़न ये होता है कि जब स्विम करते हैं तो उससे जो पानी है ना वो साइड में जाता है, साइड में जाएगा तो वो दीवारों से टकराएगा, टकराएगा तो एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जो एथलीट इन लास्ट लेन्स में, चाहे इधर वाली लास्ट लेन है, चाहे इधर वाली लास्ट लेन है, जो दीवार के पास है, इसमें तैरने वाले एथलीट के लिए एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस होगी, उसको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी क्योंकि जो पानी है वो बार-बार बाउंस कर रहा होगा दीवार से। सभी एथलीट्स तैर रहे हैं तो पानी बाहर की तरफ जाएगा, दीवारों की तरफ, और बाउंस करेगा और वहाँ पर एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, जिससे हमेशा वहाँ पर तैरने वाले स्विमर को डिफिकल्टी होगी। तो लेन इसमें 10 होती हैं, जिसमें से पहली और आखिरी लेन को कभी यूज़ नहीं किया जाता, यूज़ होती है सिर्फ 8 लेन। तो इसका जब भी क्वेश्चन आएगा आप ध्यान रखना पूछा क्या गया है। अगर ये पूछा टोटल लेन्स कितनी होती है ओलंपिक पूल में, तो 10 लेन होती हैं, और अगर ये पूछा ओलंपिक में टोटल लेन यूज़ कितनी होती है, तो यूज़ होती है हमारी 8 लेन। फिर आता है विड्थ ऑफ ईच लेन, कि भई हमारी जो लेन है ओलंपिक में उसका साइज़ कितना है, विड्थ कितनी है, तो उसकी विड्थ होती है 2.50 मीटर, वो 2.5 मीटर चौड़ी होती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर कि ओलंपिक साइज का जो पूल है उसके अंदर मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम कितना गहरा होता है, तो कम से कम 2 मीटर गहरा होता है ओलंपिक साइज का जो स्विमिंग पूल होता है। फिर आता है टेम्परेचर कितना होता है ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल में, तो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं हम 25 से लेके 28 डिग्री सेल्सियस तक, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। वैसे इसकी जो डायमेंशंस है ना स्विमिंग पूल की, ये सभी इंपॉर्टेंट है, पहले इसके क्वेश्चंस आए हैं डायमेंशंस के स्विमिंग पूल में। मैं इसमें एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कई बार फिजिकल एजुकेशन की बुक्स में ना रिपीटेडली एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये टेम्परेचर ऑफ जो ओलंपिक पूल है वो कितना होना चाहिए, तो वहाँ पे एग्जैक्ट पूछा हुआ है। एग्जैक्ट कभी भी पूछेंगे तो आप वहाँ पर लगाओगे 26 डिग्री। हालाँकि वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा इसको कभी भी नहीं डिटरमाइन किया गया है कि 26 डिग्री एग्जैक्ट मेंटेन करना है, तो इसकी रेंज दी गई है 25 से 28 डिग्री, लेकिन स्टिल बुक्स में एग्जिस्ट करता है ये क्वेश्चन। तो अगर कभी भी आपसे एग्जैक्ट पूछेंगे तो फिर वहाँ पर आप 26 डिग्री सेल्सियस आंसर लगाओगे। फिर कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट है स्विमिंग पूल से रिलेटेड, जैसे पूल का शेप कैसा नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी ऑफ यू शेप, यू शेप का स्विमिंग पूल कभी नहीं होता। फिर एक टर्म यूज़ होती है स्विमिंग में, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। तो पूछा जाता है ये जो टर्म है डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, इस किस गेम से रिलेट करती है, तो ये स्विमिंग से रिलेट करती है। फिर पूछा जाता है फास्टेस्ट स्ट्रोक, जो 4 स्ट्रोक हमारे स्विमिंग में है, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई और ब्रेस्ट स्ट्रोक, इनमें से हमारा फास्टेस्ट स्ट्रोक कौन-सा है, तो फ्री स्टाइल इज़ द फास्टेस्ट स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चारों इवेंट्स में से ऐसा कौन-सा इवेंट है जिसमें हम डाइव लगाकर इवेंट को स्टार्ट नहीं करते? जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे डायग्राम में कि यहाँ पर ये स्टार्टर्स रखे हुए हैं, इसके ऊपर पहले एथलीट खड़ा होता है और उसके बाद पूल में जंप करता है, मतलब डाइव लगाता है। लेकिन बैकस्ट्रोक इवेंट जब स्टार्ट होता है तो एथलीट पहले से ही पूल के अंदर उतरा हुआ होता है और वहाँ से वो इवेंट को स्टार्ट करता है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि कौन-सा ऐसा स्विमिंग डिसिप्लिन कह लो या कौन-सा ऐसा स्विमिंग का स्ट्रोक है जिसके अंदर हम डाइव के साथ इवेंट को स्टार्ट नहीं करते, तो बैक स्ट्रोक के अंदर नहीं करते। फिर नेक्स्ट आता है ओलंपिक्स में जो फास्टेस्ट एथलीट है, ओलंपिक्स में भी और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी फास्टेस्ट एथलीट को कौन-सी लेन दी जाती है, तो 4th लेन दी जाती है। इसके पीछे एक कांसेप्ट है, नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे और ये इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। तो ये थी हमारी डायमेंशंस इन स्विमिंग। नेक्स्ट आता है ओलंपिक स्विमिंग का फॉर्मेट क्या है, कैसे हम फाइनल्स तक एथलीट को लेकर जाते हैं, तो उस फॉर्मेट को समझते हैं। तो आपको ये समझना है कि ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर फाइनल्स जब भी होंगे तो फाइनल्स में कितने एथलीट होते हैं, 8 एथलीट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है
कि कभी भी स्विमिंग के अंदर फाइनलिस्ट जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो देयर आर 8 फाइनलिस्ट्स। तो फॉर एग्जांपल भाई ओलंपिक्स के अंदर 64 कंट्रीज स्विमिंग में पार्टिसिपेट कर रही है। अब हमें उनमें से 8 एथलीट्स को छांटना है। तो इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है? हमने कहा है जो भी इंडिविजुअल इवेंट, कैसे इवेंट? इंडिविजुअल इवेंट्स, जो भी इंडिविजुअल इवेंट 200 मीटर से नीचे के हैं, तो 200 मीटर से नीचे की इवेंट है 50 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर। चाहे वो किसी भी स्ट्रोक में हम करते हैं, 50 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर। तो इंडिविजुअल इवेंट वो जिसके अंदर हमारा डिस्टेंस 200 मीटर से कम होता है, उसमें हम कम से कम 3 राउंड्स रखते हैं। जैसे पहले हमने हीट करी 64 जनों की, इसमें से जिनकी बेस्ट टाइमिंग आई 16 जनों की, कितने की? 16 जनों की, उनको भेज देते हैं सेमीफाइनल्स में। फिर सेमीफाइनल्स में 16 एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं, 8 पहली सेमीफाइनल में, 8 सेकंड सेमीफाइनल में। इन 16 में से हम बेस्ट जिनकी 8 टाइमिंग आती है, 8 जनों की, उनको भेज देते हैं फाइनल्स में। तो याद रखना, इंडिविजुअल इवेंट स्विमिंग के जिनका डिस्टेंस 200 मीटर से कम होता है, उसमें हम 3 राउंड रखते हैं, हीट, सेमीफाइनल और फाइनल, जिसमें हमारा मकसद होता है कि हम फाइनल्स के अंदर 8 जनों को लेकर जाएं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, अगर रिले इवेंट हो रहा है या इंडिविजुअल इवेंट है जो 400 मीटर या उससे ज्यादा का है, या तो रिले स्विमिंग इवेंट्स या फिर इंडिविजुअल इवेंट जो 400 मीटर या उससे ज्यादा के होते हैं, तो उसमें कभी भी सेमीफाइनल नहीं होता। कहने का मतलब सिर्फ 2 ही राउंड में हम उसको खत्म करा देते हैं। कैसे? हम स्विमर्स को पहले हीट कराते हैं। सपोज 64 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, इनमें से जिन भी 8 एथलीट की बेस्ट टाइमिंग आई है, उनको डायरेक्ट हम फाइनल्स में भेज देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये बड़े इवेंट है, इसके अंदर हमारे जो स्विमर है वो थक जाते हैं। तो 400 मीटर या उससे ज्यादा की इवेंट या फिर जो रिले रेसेस होती है, उसमें हम सिर्फ 2 राउंड रखते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पे कि 3 राउंड किस किस ओलंपिक स्विमिंग इवेंट के अंदर होते हैं, तो 50 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर इनके अंदर होते हैं। और कौन से वो इवेंट है जिसके अंदर 2 राउंड होते हैं, तो 400 मीटर से ज्यादा वाले इंडिविजुअल इवेंट्स और रिले रेसेस में हमारे सिर्फ 2 इवेंट होते हैं। और अगर 2 या 2 से ज्यादा जो हमारे स्विमर्स हैं वो टाई कर जाएं, जैसे सपोज हमने फाइनल किया और फाइनल्स में 2 एथलीट के सेम टाइमिंग आई, टाई हो गया, तो उनको एक और बार स्विमिंग कराया जाता है उन दोनों एथलीट्स को, जिसको स्विम ऑफ के नाम से जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है करंट सिनेरियो में, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में, कि अगर स्विमिंग इवेंट के अंदर टाई हो जाता है 2 एथलीट्स के बीच में, तो हम क्या करते हैं? स्विम ऑफ देते हैं। इसमें एथलीट एक बार, दोनों वो एथलीट रेस करते हैं और उसमें से जो जीतता है उसको फर्स्ट पोजीशन और जो हारता है उसको फिर सेकंड पोजीशन दे देते हैं। नेक्स्ट आता है ओलंपिक स्विमिंग लेन असाइनमेंट्स, कि ओलंपिक्स के अंदर हम लेन किस हिसाब से देते हैं। तो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि फास्टेस्ट एथलीट को फोर्थ लेन दी जाती है। 8 लेन्स में से फास्टेस्ट एथलीट को फोर्थ लेन दी जाती है। कैसे दी जाती है? तो जो भी स्विमर्स या जो रिले टीम्स होती है, उनको लेन असाइनमेंट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस राउंड्स परफॉर्मेंस। जो उन्होंने प्रीवियस राउंड्स में परफॉर्मेंस करी है या उनकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस रही है उस इवेंट के अंदर, उसके आधार पर हम उनको लेन असाइनमेंट देते हैं। कैसे करते हैं लेन असाइनमेंट? कि जो फास्टेस्ट स्विमर्स होते हैं उनको तो लेन्स के बीच में रखा जाता है, और जो स्लोवेस्ट स्विमर होते हैं हमारे हीट में या पुराने पोजीशंस के आधार पर, उनको साइड वाली हम लेन्स देते हैं। साइड वाली लेन का मतलब छठी लेन हो सकती है, सातवीं लेन हो सकती है हमारी, पहली लेन हो सकती है, दूसरी लेन हो सकती है। बीच की लेन कौन सी होती है? तीसरी, चौथी और पांचवी लेन। तो बीच की लेन हम फास्टेस्ट स्विमर्स को देते हैं, और जैसे जैसे जिसकी टाइमिंग और ज्यादा आती जाएगी तो उनको हम साइड वाली लेन्स देते जाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम एक एडवांटेज देना चाहते हैं फास्टेस्ट स्विमर्स को, इसलिए। और जो स्विमर्स आउटर लेन में होते हैं उनको हमेशा डिसएडवांटेज तो रहता ही है, जैसा मैंने आपको बताया था कि वो स्लो हो जाते हैं बाय द वेव्स क्रिएटेड फ्रॉम द वाटर बाउंसिंग ऑफ द बॉल्स। अगर ये हमारा स्विमिंग पूल है और इसके अंदर हमने ये लास्ट की दोनों लेन तो खाली छोड़ रखी है, ये दोनों लेन हम खाली छोड़ते हैं क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ आते जाते हैं, ये पानी का इम्पैक्ट, जो बाउंसिंग इफेक्ट है, वो लगभग जीरो हो जाता है। पानी टकराकर या तो इस लेन को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है या इस लेन को डिस्टर्ब करेगा। इधर से पानी टकराकर इधर वाली लेन को
डिस्टर्ब करेगा या इधर वाली वो कर सकता है। तो जो बीच में स्विमर्स होते हैं उनको इस पानी के टकरा के आने से कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होती, इसीलिए स्विमर्स को हम जो अच्छे स्विमर्स हैं उनको हमेशा मिडल लेन देते हैं। तो ये नीचे लिखा हुआ है भई कौन-सी लेन को क्या कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले 4th लेन को देखते हैं, 4th लेन को फास्टेस्ट लेन कंसीडर किया जाता है, 5th लेन को सेकंड फास्टेस्ट लेन कंसीडर किया जाता है और 3rd लेन को थर्ड फास्टेस्ट लेन कंसीडर किया जाता है ओलंपिक इवेंट्स में या फिर स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर। सिर्फ यही हमारा इम्पोर्टेंट है, बाकी जो लेन्स की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो सिर्फ समझने के लिए है। हमसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो इन्हीं तीनों में से आएगा क्वेश्चन। फास्टेस्ट, सेकंड फास्टेस्ट या थर्ड फास्टेस्ट लेन स्विमिंग के अंदर। एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि जो अच्छे स्विमर्स होते हैं उनको ओलंपिक में कौन-सी लेन दी जाती है? साइड वाली लेन्स दी जाती हैं, मिडल लेन्स दी जाती हैं या लेन असाइनमेंट करते ही नहीं है या लेन असाइनमेंट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो मिडल लेन्स उनको प्रोवाइड करी जाती है जो अच्छे एथलीट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जैसे सबसे पहले आता है जो वर्ल्ड एक्वेटिक्स जो कि हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन है स्विमिंग की, वो इंटरनेशनल बॉडी करंटली 6 एक्वेटिक स्पोर्ट्स की है। मतलब 6 एक्वेटिक स्पोर्ट्स में वो एज़ एन इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। कौन-कौन से हैं वो गेम? स्विमिंग जिसको हम पढ़ रहे हैं, दूसरा है डाइविंग हमारा, डाइविंग जनरली हमारा बोर्ड होता है 3 या 5 मीटर ऊपर, 10 मीटर तक भी ऊपर हो सकता है ये हमारे स्विमिंग पूल में और इसमें से एथलीट पानी के अंदर स्विमिंग पूल में डाइव लगाता है। फिर आता है हाई डाइविंग एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है, डाइविंग की तरह ही है लेकिन इसके अंदर हम माउंटेन क्लिफ्स मतलब जो चोटियाँ होती हैं पहाड़ों की उसके ऊपर से डाइव करते हैं पानी के ऊपर, तो एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है हाई डाइविंग। फिर आर्टिस्टिक स्विमिंग ऑल्सो नोन एज सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है करंट सिनेरियो में। ये स्विमिंग से अलग कंसिडर किया जाता है। जो आप इमेज देख रहे हो यहाँ पर ये इमेज भी किसकी है हमारी आर्टिस्टिक स्विमिंग या जिसको सिंक्रोनाइज स्विमिंग कहा जाता है उसकी है। सिंक्रोनाइज स्विमिंग या आर्टिस्टिक स्विमिंग वो होती है जिसके अंदर म्यूजिक की बीट्स के ऊपर एक टीम होती है, वो टीम मिलकर वहाँ पर परफॉर्मेंस देती है और ये परफॉर्मेंस कैसी होती है इसमें डांसिंग मूव्स को हम इन्वॉल्व करते हैं। तो इसमें आप इमेज में भी देख सकते हो, ये टीम है वुमेन की, ये मिलकर साथ में एक परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रही है सिंक्रोनाइज स्विमिंग। फिर है वाटर पोलो को हम अलग से पढ़ेंगे। इसको तो हम एक गेम कंसीडर करके इसकी पीपीटी बनानी है तो वहाँ पर समझेंगे। लास्ट आता है ओपन वाटर स्विमिंग। इसको एक अलग स्पोर्ट कंसीडर किया गया है और याद रखना अगर हमसे पूछा जाए ओलंपिक्स के अंदर ओपन वाटर स्विमिंग में कितने इवेंट हैं? तो 2 इवेंट हैं। 2 इवेंट कैसे हैं? सिर्फ 10 किलोमीटर की रेस कराई गई है ओपन वाटर स्विमिंग में। मेन की एक इवेंट मेन का है 10 किलोमीटर में और एक है वुमेन का, तो टोटल 2 इवेंट्स हैं। तो अगर हमसे पूछ ले ओपन वाटर स्विमिंग के ओलंपिक्स में कितने इवेंट होते हैं, तो 2 इवेंट होते हैं। कैसे? 10 किलोमीटर मेन और 10 किलोमीटर वुमेन। फिर नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जैसे आर्टिस्टिक स्विमिंग या सिंक्रोनाइज स्विमिंग को ओलंपिक्स में पहली बार शामिल कब किया गया? तो 1984 लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स में। पहली बार ऐसा हो रहा है 2024 पेरिस ओलंपिक्स में कि मेल एथलीट्स को भी अलाउ किया गया है कि वो कम्पीट कर सकते हैं आर्टिस्टिक स्विमिंग में और किस इवेंट के अंदर करेंगे? टीम इवेंट के अंदर। तो इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करोगे क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि आर्टिस्टिक स्विमिंग या हमारी जो सिंक्रोनाइज स्विमिंग है उसके अंदर पहली बार मेल्स को अलाउ किया गया है कि वो भी कम्पीट कर सकते हैं और किस इवेंट में कम्पीट करेंगे? टीम इवेंट में। फिर आता है डाइविंग के क्वेश्चन्स हैं ये हमारे तीनों। डाइविंग के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये 2018 DSSB एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे। तो उसमें पूछा था डाइविंग को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो पहली बार 1904 सेंट लुई ओलंपिक्स में किया गया था मेंस डाइविंग को। वुमेन्स के डाइविंग इवेंट को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था 1912 स्टॉकहोल्म ओलंपिक्स में और सिंक्रोनाइज़्ड डाइविंग को इंक्लूड किया गया था 2000 सिडनी ओलंपिक्स में। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करोगे करंट में आप। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2-3 बार पूछ लिया पिछले 2 सालों में। कि सिंक्रोनाइज़ डाइविंग को कब ओलंपिक में शामिल किया गया। तो सिंक्रोनाइज़ डाइविंग, डाइविंग का ही एक हमारा डिसिप्लिन है और इसके अंदर 2 एथलीट्स डाइविंग बोर्ड है ये हमारा, नीचे स्विमिंग पूल है। तो इसमें जो टीम इवेंट है एक तो सिंक्रोनाइज़ डाइविंग, इसमें 2 एथलीट्स डाइव करते हैं एक साथ हमारे डाइविंग बोर्ड के ऊपर से और वो अपने डिफरेंट एक्रोबैटिक्स को दिखाते हैं एयर के अंदर और उसके बाद वो पानी में जाते हैं और वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस शो करते हैं।
तो सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग क्या होती है? एक टीम इवेंट है जिसमें 2 एथलीट्स होते हैं, वो एक साथ ऊपर से डाइव करते हैं और वहाँ पर अपने एक्रोबैटिक्स और मूवमेंट्स को दिखाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, 2000 सिडनी ओलंपिक्स में पहली बार इसको ओलंपिक्स में शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल, जैसे कि माइकल फेल्प्स के बारे में। माइकल फेल्प्स के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माइकल फेल्प्स वो एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं और ये स्विमिंग से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले माइकल फेल्प्स किस कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं? यूएसए से। इन्होंने पहली बार 2000 सिडनी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर कोई भी मेडल नहीं जीता था, ये सिर्फ 15 साल के थे। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करोगे, ये भी पहले क्वेश्चन आया है, फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में कब पार्टिसिपेट किया था माइकल फेल्प्स ने? तो 2000 सिडनी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। टोटल मेडल कितने जीते हैं माइकल फेल्प्स ने? 28 मेडल्स जीते हैं टोटल माइकल फेल्प्स ने, जिसमें से 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं ओलंपिक्स में। ये क्वेश्चन भी पहले आया है कि टोटल गोल्ड मेडल्स वॉन बाय, गोल्ड मेडल्स के बारे में पूछा गया, टोटल गोल्ड मेडल्स वॉन बाय माइकल फेल्प्स इन ओलंपिक्स। तो एक तो टोटल मेडल्स इंपॉर्टेंट है 28 और उसमें से 23 गोल्ड जीते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 2004 एथेंस ओलंपिक्स में पहली बार इन्होंने मेडल जीता जिसमें 6 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। फिर 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, यही वो इवेंट है जब पहली बार किसी एथलीट ने ओलंपिक्स के अंदर 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। एक सिंगल ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? माइकल फेल्प्स के नाम। टोटल भी सबसे ज़्यादा इन्होंने ही जीते हैं ओलंपिक्स में और सिंगल ओलंपिक्स में भी इन्होंने ही जीते हैं। सिंगल ओलंपिक्स 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने स्विमिंग के अंदर 8 गोल्ड मेडल जीते थे। फिर नेक्स्ट आता है 2012 लंदन ओलंपिक्स, इन्होंने उसमें 4 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल्स जीते थे। 2016 रियो ओलंपिक्स के अंदर 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीते। फिर आता है नेक्स्ट, इनको मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट ऑफ ओलंपिक कंसीडर किया जाता है क्योंकि इन्होंने मोस्ट नंबर ऑफ ओलंपिक मेडल्स जीते हैं ओलंपिक्स में, जो कि कितने हैं? टोटल नंबर्स में है 28। एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये आती है कि 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीते थे, 8 गोल्ड मेडल जीते थे, तो उन्होंने किसका वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रोक किया था? तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था मार्क स्पिट्स का, जो कि यूएसए के ही स्विमर थे। उन्होंने इससे पहले 7 गोल्ड मेडल जीते थे 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स में। ये यूएसए के ही स्विमर हुआ करते थे मार्क स्पिट्स, जिन्होंने 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स के अंदर 7 गोल्ड मेडल जीते थे। तो इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि मार्क स्पिट्स के बारे में पहले भी क्वेश्चन आया है, किस गेम से और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। और ये क्वेश्चन भी आया है कि माइकल फेल्प्स ने जब 8 गोल्ड मेडल जीते थे तो उन्होंने किस एथलीट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था? तो मार्क स्पिट्स का तोड़ा था और मार्क स्पिट्स ने म्यूनिक ओलंपिक्स के अंदर ये 7 गोल्ड मेडल जीते थे। लास्ट इसमें इन्फॉर्मेशन आती है वुमेन्स इवेंट के बारे में। तो वुमेन्स स्विमर होती थी क्रिस्टीन ओटो, जो जर्मनी से थी। इन्होंने एक सिंगल ओलंपिक्स के अंदर 6 गोल्ड मेडल जीते थे स्विमिंग के अंदर। कब जीते थे? 1988 सियोल ओलंपिक्स के अंदर। और ये हाईएस्ट है किसी भी वुमेन के लिए इतने गोल्ड मेडल जीतना एक सिंगल इवेंट के अंदर। तो क्रिस्टीन ओटो वो वुमेन स्विमर हैं जिन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं किसके अंदर? एक सिंगल ओलंपिक्स के अंदर वो जीते हैं 6 गोल्ड मेडल्स। आज तक कोई भी एथलीट इस वुमेन एथलीट इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है। तो उन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते थे, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसी भी एक वुमेन एथलीट के द्वारा जीते गए सिंगल ओलंपिक्स में। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है पहले। बाकी जब हम ओलंपिक गेम्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ डिटेल ऐड करेंगे कि टोटल सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं वुमेन्स में, और सिंगल ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल तो ये है हमारे क्रिस्टीन ऑटो के नाम। तो थैंक यू, ये हमारा खत्म होता है स्विमिंग गेम। और नेक्स्ट हम जो गेम करेंगे गेम नंबर 4, वो होगा हमारा क्रिकेट।